हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चीन की विदेश नीति को हम पिछले क्लास से ही पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग चीन के विदेश नीति के अर्थ को जाने, इसका क्या लक्षण है, लक्षण को पढ़े। आज हम चीन के विदेश नीति की प्रमुख विशेषता को पढ़ेंगे। विशेषता कहिए या तत्व कहिए, ठीक है। तो आज हम विशेषता को जानते हैं, ठीक। चीन के विदेश नीति की विशेषता, लक्षण या तत्व, तीनों में से एग्जाम में अगर कोई भी शब्द रहे, विशेषता रहेगा या लक्षण या तत्व, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इसलिए इसे आज हम पढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले चीन को एशिया का रोगी, दूसरा या द्वितीय श्रेणी का देश, पूर्व का तारबूज आदि की संज्ञा दी जाती थी। किसे? चीन को। क्या क्या नाम दिया गया है? पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा गया है, द्वितीय श्रेणी का देश कहा गया है, पूर्व का तारबूज भी कहा जाता है। अक्टूबर 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद कुछ ही वर्षों में चीन विश्व के एक शक्तिशाली देश के रूप में पहचाना जाने लगा। परमाणु बम एवं प्रक्षेपास्त्रों और स्वचालित प्रक्षेपास्त्रों के सफल परीक्षण के बाद तृतीय महाशक्ति के रूप में गिना जाने लगा। तो आइए हम जानते हैं चीन के प्रमुख तत्व या विशेषता क्या है। इसका जो पहला तत्व या विशेषता है वो है अस्थायित्व तथा एकता का अभाव। चीन में अस्थायित्व नहीं है क्योंकि वहाँ पे एकता का अभाव है। चीन की विदेश नीति कभी अस्थायी नहीं रही। यह समय, परिस्थिति, आवश्यकता, राष्ट्रीय हित तथा शक्ति संघर्ष के सिद्धांतों के अनुरूप निरंतर प्रभावित और परिवर्तित होती रही है। इसके कुछ उदाहरण है। चीन की विदेश नीति का इसे सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। क्या उदाहरण रहा है? पहला है रूस। चीन ने साम्यवादी क्रांति के समय रूस को अपने बड़े भाई की संज्ञा दी, उससे प्रगाढ़ और अस्थायी मित्रता की दुहाई भी दी थी। सोवियत संघ के साम्यवादी पार्टी उनका आदर्श थी, किंतु 1969 तक दोनों देशों में सैद्धांतिक मतभेद अत्यंत उप हो गए। दोनों की विदेश नीति एक दूसरे की आलोचना करने तथा शक्ति और प्रभाव छीन करने की हो गई। आसुरी नदी की घाटी में 1969 में दोनों देशों की सेनाओं में मुठभेड़ भी हुई। दोनों देशों में वर्षों तक तनाव रहा, लेकिन अब अकबर ए के अंकड़ों से संज्ञात होता है कि दोनों देशों के संबंध ब्रिक्स जैसी संस्थाओं के सम्मेलन जैसे 15 और 16 अक्टूबर 2016 से उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। तो ये जो चीन की विदेश नीति की विशेषता में जो अस्थायित्व नहीं है, एकता का जो अभाव है, तो चीन के साथ में इस तरह से है। भारत के साथ में किस प्रकार से है? भारत उन देशों में से था जिसने साम्यवादी चीन को तत्काल मान्यता प्रदान की। यूएनओ में उसे सदस्यता दिलाने के लिए भी प्रयत्न किए। चीन ने भारत का सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भी भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने के प्रयत्न में कोई कमी नहीं की। चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए, पंचशील के सिद्धांतों की आड़ में आक्रामक कार्यवाहियों की तैयारी की। 1959 में तिब्बत को हड़प लिया था। 62 में भारत पर भी आक्रमण किया। 89 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद से चीन ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने का संकेत देना शुरू किया। सितंबर 2014 एवं अक्टूबर 16 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ती है तथा तनाव को भी कम करती है। तीसरा, अमेरिका के साथ। अमेरिका ने चीन की क्रांति के बाद उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। लगभग 22 वर्षों तक चीन अमेरिका को अपना शत्रु समझता रहा, किंतु 1971 में चीन ने
बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका से अपने संबंध सुधारने का प्रयत्न शुरू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का 75 में चीन ने स्वागत किया। 1 जनवरी 1979 को अमेरिका ने साम्यवादी चीन को राजनीतिक मान्यता भी दे दी। बराक ओबामा ने 2014 में दोनों देशों के विश्वव्यापी समान हितों के संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। उपयुक्त आधारों से यह स्पष्ट होता है कि चीन के विदेश नीति का आधार इस बात को सिद्ध करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई अस्थायी मित्र या कोई अस्थायी शत्रु नहीं है, केवल राष्ट्रीय हित ही अस्थायी है। अब चीन के विदेश नीति का जो दूसरा तत्व या विशेषता है या सिद्धांत है वो है चारा और छड़ी नीति। ये चारा और छड़ी नीति बहुत ही प्रसिद्ध है, तो जान लीजिए आज की चारा और छड़ी नीति किसे कहते हैं। चीन की विदेश नीति पामर और पार्किंस के शब्दों में चारा और छड़ी रही है, ठीक है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रही है। दूसरे शब्दों में मीठे शब्दों और मैत्रीपूर्ण संकेतों के साथ प्रबल तरीकों और अपशब्दों के प्रयोग की। चीन द्वारा सदैव पंचशील के सिद्धांतों अर्थात विश्व शांति, पूर्ण सह अस्तित्व, अनाक्रामक, प्रादेशिक अखंडता, अहस्तक्षेप, मैत्रीपूर्ण सहयोग आदि की दुहाई दी जाती रही है, लेकिन इन सिद्धांतों के प्रति चीन का लगाव मात्र दिखावा ही रहा है। इस शब्द जाल की आड़ में शक्ति अर्जन, शक्ति निर्माण, शक्ति प्रयोग की उसकी नीति रही है। अपनी इस नीति के लिए चीन ने शक्ति, धमकी, दमन, विध्वंस, असंतुष्ट तत्वों का समर्थन, आंतरिक विद्रोह, छापामार युद्ध, आर्थिक सहायता, सैनिक प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सद्भावनाएं, यात्राएं, मुक्ति आंदोलनों का समर्थन किया है। संक्षेप में कहा जाए तो चीन की घोषित नीतियों और वास्तविक इरादों के बीच हर समय जमीन और आसमान का अंतर रहा है। इसीलिए पामर और पार्किंस ने चारा और छड़ी नीति कहा है। तीसरी विशेषता या तत्व है सैनिक शक्ति और उसका विस्तार। क्या है? सैनिक शक्ति और उसका विस्तार। चीन की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व में चीन को महाशक्ति बना देना है। सैनिक शक्ति की दृष्टि से आधुनिक अलशकों से सुसज्जित सेना, परमाणु शक्ति तथा आधुनिक नवीनतम हथियारों से लैस होकर वह विश्व की महानतम सैनिक शक्ति बनना चाहता है। चीन की बढ़ती सैनिक शक्ति पड़ोसी देशों की शांति के लिए जबरदस्त खतरा है। शस्त्रों की होड़ बढ़ाकर विश्व शांति को खतरे में डाल रखना चीन की विदेश नीति का अंग रहा है। ये तीसरा तत्व या विशेषता रहा है। चौथा है विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति अभी भी चीन का वही है। चीन अपने वर्तमान क्षेत्रफल से संतुष्ट नहीं है। उसका मत है कि भूतकाल में उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर अन्य देशों ने उसके लगभग 32 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसमें से 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सोवियत संघ के अधीन है। चीन का दावा जिन क्षेत्रों पर है उनमें प्रमुख है कोरिया, फार्मोसा, खोक्यो द्वीप समूह, बर्मा, म्यांमार, पेस्कांडो, भूटान, सिक्किम, लद्दाख, नेपाल, वियतनाम, सिक्यांग आदि। पोर्ट आ तिब्बत आदि पर उसने कब्जा कर रखा है। मंगोलिया पर उसकी दृष्टि लगी रही है। भारत के प्रति चीन की विदेश नीति विस्तारवादी और आक्रमण की ही रही है। दक्षिण पूर्वी एशिया को चीन अपना परंपरागत क्षेत्र मानता है तथा इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है। उदाहरण के लिए चीन की विदेश नीति और उसकी विस्तारवादी नीति को पूर्णतः स्पष्ट करता है। ठीक। पांचवा जो है प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा करता है। ये उसका विदेश नीति की विशेषता है या तत्व है। चीन प्रवासी चीनियों को अपना नागरिक समझता है। उनके हितों, परिवार, अधिकारों और संपत्ति की रक्षा करना अपना कर्तव्य भी समझता है। दक्षिण और पूर्वी एशिया में करोड़ों चीनी निवास करते हैं। एशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर में चीनी जनसंख्या 80% है। इनका विदेश व्यापार तथा अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभुत्व है। इन देशों में रहने पर भी उन्होंने अपने जाति, वर्ण, संस्कृति की पहचान को बनाए रखा है। चीन प्रवासी चीनियों की सहायता से इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करते रहता है।
छठा जो विशेषता है, साम्यवादी सिद्धांतों का समर्थन और प्रसार भी करता है। ये छठा सिद्धांत तत्व या सिद्धांत है या विशेषता है। साम्यवादी चीन की विदेश नीति साम्यवादी सिद्धांतों तथा उसके प्रसार पर निर्भर है। चीन साम्यवाद के वर्ग संघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अनिवार्य युद्ध की अवश्यंभाविता में विश्वास करता है। उसके लिए तटस्थता या असंलग्नता मिथ्या और धोखा है। चीन का साम्यवाद राष्ट्रवाद पर आधारित है। चीन के माओ त्से तुंग विश्व के समस्त गैर साम्यवादी देशों और विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में साम्यवाद का प्रचार तथा प्रसार करना चाहते थे। वे चाहते थे कि विश्व में चीन के साम्यवादी आंदोलन को आदर्श मानकर सशस्त्र आंदोलन किया जाए। ठीक, सातवां जो उसका सिद्धांत है या तत्व या विशेषता, साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना। चीन अपने आप को सच्चा साम्राज्यवादी और मार्क्स तथा लेनिन का अनुयायी समझता है। उसकी दृष्टि में स्टालिन एक महान साम्यवादी नेता था। अतः स्टालिन के बाद रूस की विदेश नीति उसके लिए कभी भी सही नहीं मानी गई। चीन के नेता रूस को संशोधनवादी, साम्राज्यवादी, कायरता की नीति अपनाने वाला कहते रहते हैं। साम्यवादी जगत के नेतृत्व की लालसा ने ही रूस चीन मतभेदों को जन्म दिया है। वह साम्यवादी नेतृत्व के स्थान पर साम्यवादी जगत में अलग थलग पड़ गया। साम्यवादी देशों ने यह अनुभव किया कि चीन की विदेश नीति साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित न होकर उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। अगला जो पॉइंट्स है वो है संवाद तथा तनाव की नीति। किस किस के साथ संवाद हुआ है और तनाव भी हुआ है, इसके बारे में जानते हैं अलग अलग पॉइंट्स के रूप में। पहला संवाद जो है 1949 से 58 है, जो कि क्रांति के बाद आरंभिक वर्षों में चीन सोवियत संघ से प्रभावित था। वह पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोधी था। सोवियत संघ से प्रभावित था यानी रूस से प्रभावित था, और पूंजीवाद से जो विरोधी था वो पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन से विरोधी था। इस काल में चीन ने सोवियत संघ को साम्यवादी गुरु माना और गुटनिरपेक्ष देशों से संबंध बढ़ाने का प्रयास भी किया। चीन ने बांडुंग सम्मेलन तथा जेनेवा सम्मेलन में भी भाग लिया था। एशिया के अनेक देशों की चीनी नेताओं ने यात्रा भी की, पंचशील की दुहाई भी दी। पंचशील क्या है? एक समझौता है। व्यापारिक और सांस्कृतिक समझौते किए। साम्यवादी चीन की नीति इस काल में अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ विरोध और शत्रुता दोनों की है। ठीक है, यह संवाद रहा। तनाव किसके साथ है? चीन की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य चीन की शक्ति का प्रदर्शन करना, संपूर्ण एशिया में हिंसा, विद्रोह आदि प्रयोग कर साम्यवाद का विस्तार करना, साम्यवादी जगत से सोवियत नेतृत्व समाप्त कर स्वयं इसका नेता बनना और राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन करना। इस नीति के चलते सन 1959 में चीन ने तिब्बत के विरुद्ध विद्रोह का बलपूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप दलाई लामा को भारत की शरण लेने को विवश होना पड़ा और इसी कारण उसे भारत से शत्रुता करने का बहाना प्राप्त हो गया। 62 में भारत चीन युद्ध भी हुआ। 64 में चीन ने परमाणु विस्फोट किया और चीन रूस विवाद उग्र हो गया। तो ये रहा संवाद और विवाद। एक और संवाद है, तीसरा पॉइंट, पुनः संवाद की नीति, यानी कि जिससे संवाद किया उससे पुनः संवाद की नीति इन्होंने अपनाया। अब चीन ने यह अनुभव किया कि वह साम्यवादी जगत का नेतृत्व नहीं कर सकता, तो अब तो उसने अमेरिका से संबंध सुधारने का प्रयत्न प्रारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन चीन की यात्रा पर गए। अमेरिका ने चीन को मान्यता दे दी। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन गया। यही नहीं, चीन ने भारत तथा यूगोस्लाविया और अन्य साम्यवादी देशों बर्मा, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों के साथ भी अपने संबंध को सुधारने का प्रयत्न किया। ठीक है, 9th जो पॉइंट्स है विशेषता का या तत्व का, वो है भारत और चीन रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत। 2012 4 सितंबर 2012 को भारत यात्रा पर आए
चीनी रक्षा मंत्री जनरल लियांग वांगली और भारतीय रक्षा मंत्री श्री A.K. एंटनी के बीच नई दिल्ली में एक शिष्टमंडलीय स्तर बैठक में दोनों देशों में रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। यह सहमति दोनों देशों में आगे भी जारी रहेगी। दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति भी जताई। ठीक है, 10वां जो पॉइंट है, चीनी विदेश नीति बदलाव के मार्ग पर 2008 से 2016। ठीक, साम्यवादी चीन की विदेश नीति सफलता, असफलता, सरलता, जटिलता, एकरूपता, प्रतिकूलता का विचित्र सम्मिश्रण है। आजकल चीन की विदेश नीति में सौम्यता के लक्षण दिखाई देता है। अमेरिका, जापान, भारत, रूस आदि देशों से चीन के संबंध धीरे धीरे मधुर होते जा रहे हैं। इन सभी देशों के शासन अध्यक्ष एक दूसरे देशों के आपस में यात्राएं कर रहे हैं और संबंधों को मजबूत बनाने में लगे हैं। दूसरी ओर विदेश नीति के संदर्भ में आज चीन अमेरिकावादी बनता जा रहा है। संसार में साम्यवादी बड़े को कमजोर करने और एशियाई नव स्वतंत्र राष्ट्रों में शक्ति संतुलन बिगाड़ने के लिए चीन ने साम्राज्यवादी अमेरिका को आधार भूमि प्रदान कर रहा है। तो चीन का मिलता जुलता संवाद रहा है। ठीक है, 11वां पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा की है 2016 में। तो क्या रहा यात्रा? भारतीय प्रधानमंत्री जी जो है 3-4 सितंबर 2016 को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु चीन की हांगजी शहर की 2 दिवसीय यात्रा किए थे। इस यात्रा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय अस्थायी रिश्तों को सुनिश्चित करने और एक दूसरे की आकांक्षाओं, चिंताओं और रणनीतिक हितों का सम्मान करने पर जोर दिया था। ठीक है, और सीमा पर शांति और भाईचारे बरकरार रखने पर भी सहमति प्रकट किए थे। ठीक है, अक्टूबर 2016 में भी चीन विदेश मंत्री जो है भारत आए थे और भारत में इस मुद्दे पर कुछ चर्चाएं भी की थी। फिर 15-16 अक्टूबर को भी जो है आए थे, भारत के गोवा में जो हो रहा था उसमें आए थे। तो ये रहा इसकी विदेश नीति। ठीक है, अब है कि चीनी विदेश नीति का नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है, क्या इनकी नवीन प्रवृत्तियाँ उभरी है या वर्तमान समय में ये क्या पिछले की बातों को लेके चल रहे हैं या कुछ नया किए हैं। तो इसे जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो गया।